देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। योजना का शुभारंभ कर लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के कार्यक्रम को लेकर डायवर्जन रूट हुआ है, तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधन भी करेंगे, योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और मोदी का दौरा बेहद ही अहम कहा जा सकता है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ भी करेंगे देश के प्रधानमंत्री। तो योजना का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। चलिए ताबड़तोड़ खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सिद्धार्थनगर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सुबह सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिले के स्थित मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। यूपी में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने कहा कि सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। साथ में माधव बाबू का नाम यहां से पढ़कर निकलने वाले युवा डॉक्टरों को जनसेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगी। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज केंद्र में जो सरकार है, जहां यूपी में जो सरकार है, वह अनेकों कार्ययोगियों की दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया, जिसका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर साल सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता भी खुला है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 के पहले उत्तर प्रदेश में 3-4 मेडिकल कॉलेज थे। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में केवल 12 ही मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का भी एक दिन का लखनऊ दौरा है। अमित शाह का 29 का लखनऊ का दौरा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को समर्पित रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षाओं और कर्मियों की समस्याओं को निस्तारित करने के लिए बड़ी पहल की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति शिक्षक और कार्मिक संगठनों ने वार्ता करके उनकी मांगों और समस्याओं का जल्द ही निपटारा करेगी। अपर मुख्य सचिव गृह ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से लंबित प्रकरणों, मांग पत्रों को विभागीय टिप्पणी और संस्तुति सहित भेजे जाने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज रामनगरी अयोध्या आएंगे, जो आज शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। माना जा रहा कि वो शाम 5 बजे तक रामनगरी पहुंचेंगे और साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को रोकने के लिए भाजपा अपना षड्यंत्र, अपनी कोशिशें, तमाम हथकंडे अपनाना शुरू कर चुकी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा से हाथ मिलाने और ये दावा करने के लिए सपा एक भी सीट नहीं देगी तो वो सपा के साथ ही रहेंगे, जिस पर एआईएमआईएम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी ने प्रदेश की 100 सीटों को चुनकर उन पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया था और पार्टी अपने इस फैसले पर कायम है।
कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत गांवों में क्लस्टर अप्रोच की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार 1 नवंबर से क्लस्टर अप्रोच 2.0 की शुरुआत कर रही है। दूसरी डोज की रफ्तार बढ़ाने के लिए टीकाकरण की व्यवस्थाएं फिक्स बूथ क्लस्टर अप्रोच मेगा वैक्सीनेशन डे पहले की तरह ही लागू रहेंगी। क्लस्टर मॉडल के जरिए जिन गांवों मोहल्लों में प्रथम डोज लगाने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा था, वहां दूसरी डोज को लगाने का काम भी किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण अभियान में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से कहीं आगे है। आपदा कोरोना के बाद अब डेंगू ने सरकार की चिंता को बढ़ा दी है। हरिद्वार में डेंगू के बढ़ते मामलों में सरकार ने संज्ञान लिया। व्यापक स्तर पर डेंगू विरोधी अभियान चलाने के निर्देश भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में कल्याणी हॉस्पिटल के सामने तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 5 यात्री घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ललितपुर के खाद्य को लेकर कई किसानों की मौत के बाद खाद्य वितरण की भयावह महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। खाद्य का दुकानों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में नियमानुसार खाद्य बंटाई जा रही है। चित्रकूट में हाल ही में नए संस्कृत विद्यालय में भर्ती के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया, जिस पर स्कूल के प्रबंधकों ने चरखारी से आए पर्यवेक्षक पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। फतेहपुर के सदर अस्पताल में स्टाफ और तीमारदार में कहासुनी हो गई। वहीं बताया जा रहा कि मोबाइल से वीडियो बनाने पर मारपीट हुई, जिस दौरान तीमारदारों ने मोबाइल छीन कर नीचे फेंक दिया। मथुरा के फरह इलाके में स्थित महोजन टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद पूरे टोल को फ्री कर बीएचक्यू के लोगों ने हाईवे 2 को जाम करके टोल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ललितपुर के नाराहाट थाना क्षेत्र में खाद्य वितरण में ड्यूटी के दौरान पुलिस का तानाशाह रवैया सामने आया, जहां खाद के लिए लाइन में लगे किसानों को दरोगा ने बेवजह डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद किसान ने भी गुस्से में आकर दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। बाराबंकी में एक बुजुर्ग ने अपनी ही मौत का तमाशा लगा दिया, जहां 109 साल के बुजुर्ग ने कफन पहनकर खुद ही अपनी कब्र खुदवाई और कफन पहनकर बैठ गया, जिसके बाद मौत के फरिश्ते की आने की संभावनाओं के बीच लोग घंटों निगाहें लगाए देखते रहे कि रूह कैसे निकलती है। बाराबंकी पुलिस और प्रशासन के लोग भी इंतजार करते रहे, लेकिन तय समय निकल जाने के बाद ना ही मौत का फरिश्ता आया और ना ही बुजुर्ग की मौत हुई। तब पुलिस प्रशासन ने किसी तरह बुजुर्ग को समझा बुझाकर घर वापस भेजा। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील में विशाल अजगर के गांव में पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही मशक्कत कर अजगर का रेस्क्यू किया। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में घर के अंदर खून से लथपथ युवक का शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। महोबा के उपकारागार में बंद एक महिला बंदी की अचानक तबीयत खराब हो जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जेलर के आदेश पर जेल में तैनात पुलिस कर्मियों ने महिला बंदी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां इमरजेंसी वार्ड में इसका उपचार चल रहा है। महोबा में कोतवाली चरखारी क्षेत्र में 32 साल के किसान ने अपने खेत में फांसी के फंदे में झूलकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। चित्रकूट में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही, डेंगू भी तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं खास नगर क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप अधिक है, जहां लगातार डेंगू और वायरल फीवर के मरीज निकल रहे। वहीं प्रशासन की ओर से समय समय पर इलाकों में फॉगिंग की कार्य की जा रही है। शामली में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा, वहीं अब तक 10 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब डेंगू का केस बढ़कर 71 हो गया। वहीं अब डेंगू के 39 नए मामले सामने आए हैं। औरैया के विधुना तहसील क्षेत्र में जांच में 5 डेंगू मरीजों का एरवा कटरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं 4 लोगों की डेंगू से मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
सहारनपुर के घाड़ इलाके में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे कि खेतों, रास्तों और बहते हुए पानी में ओले ही ओले नजर आए। वहीं बारिश और ओले गिरने की वजह से फसल भी खराब हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड सरकार और भाजपा के जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा तब देखने को मिला जब खुद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट बेताल घाट पहुंचे और ग्रामीणों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। बेताल घाट क्षेत्र में पिछले 4 महीने में 40,000 ग्रामीण पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। घंटों इंतजार में खड़े रहने के बाद भी कई किलोमीटर दूर से लोग पानी भरकर आते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के बेताल घाट दौरे के दौरान ग्रामीणों का जमकर गुस्सा फूटा। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में सुंदर गुंडा ग्लेशियर क्षेत्र में लापता हुए 5 पर्यटकों और एक स्थानीय गाइड के खिलाफ सिंह ने खोजबीन का कार्य लगातार 4 दिनों से सेना के हेलीकॉप्टरों के द्वारा किया जा रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण रेस्क्यू टीम को कठलिया में उतारा गया। बागेश्वर का जिला प्रशासन अभी तक 70 देशी विदेशी पर्यटकों को रेस्क्यू कर चुका है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित लौटे पर्यटकों ने प्रशासन और सरकार को धन्यवाद दिया है। उत्तराखंड में कोरोना के 6 नए मामले मिले, वहीं 9 मरीज ठीक होकर घर वापस गए। वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। फिलहाल राज्य में कोरोना के 163 मामले हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं है, जबकि देहरादून में सबसे अधिक 103 सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक निजी और सरकारी लैब में 9,877 सैंपल की जांच रिपोर्ट हुई, जिनमें से 9,871 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं देहरादून में सबसे अधिक 3 लोग सरकारी लैब में 9,877 सैंपल की जांच क्रमिक मिले, जिसके अलावा नैनीताल में 2 और पॉजिटिव मिले। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को 26 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनिया गांधी उत्तराखंड में आई आपदा की समीक्षा के साथ चुनावी रैलियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में भारी बारिश के बाद आपदा में जान माल का खासा नुकसान पहुंचा। ऐसे में सरकार के स्तर पर किए जा रहे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों पर विपक्ष की नजर आई। विपक्ष इस भूमिका में खरा उतरने की कोशिश भी कर रहा है। अब खबर करते हैं विस्तार से, खबरों का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदियों में डैम से छोड़े गए पानी में जिस तरह से कहर ढाया है, उससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और अब तक खेती में पानी भरा है। वहीं कुछ किसान अपनी धान की फसलें काटने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर सुखाने को मजबूर हैं। कुछ इसी तरह जनपद का हाल है, आप रिपोर्ट देखिए। बसा हुआ एक ऐसा जिला है जहां मुख्य रूप से धान और गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। जनपद में कोसी, रामगंगा, पीलाखात और भाखड़ा नदी जहां कुदरत के एक वरदान की तरह इन फसलों को सींचे जाने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। वहीं तेज बारिश में ये जब उफनती हैं, तो अभिशाप बनकर किसानों को तबाह और बर्बाद कर डालती है। कुछ दिनों पहले जब डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इन नदियों ने उफन कर अपना कहर ढाया, तो किसान अपनी फसलों के जलमग्न होने के चलते बर्बाद हो गए। रामपुर के नैनीताल नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक किसान अपनी बची कुची धान की फसल को सुखा रहे हैं, ताकि इसे बेचकर उन्हें कुछ दाम मिल सके और वो फिर से बाढ़ से हुई तबाही को भूलकर एक नई सुबह की तलाश में जुट जाए। वहीं किसानों की इस समस्या के मद्देनजर प्रशासन की ओर से इस समस्या का हल निकाले जाने को लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है। बारिश के कारण हमारा धान सारा भीग गया और हमें हाईवे पे आके धान सुखाना पड़ रहा है। खेतों में नहीं सुखाया आपने? खेतों में कैसे सुखाते, खेतों में तो पानी अभी बहुत आ रहा है, ऊपर से पानी बहुत आ रहा है। सरकार से हम यही मदद चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिले इसका, जो सा हमारा धान खराब हुआ है। धान क्यों सुखा रही है? सब भीग गया धान नहीं। काय से भीगा? बारिश से। तो हाईवे पे क्यों सुखाया जा रहा है? क्योंकि धान को सही हो जाएगा तो इसलिए, ना तो खराब ये धान बेकार हो जाएगी। इस एरिया में जो धान कटने वाला रह गया था, 80% धान जो है वो डैमेज हो चुका है, जिसको FCI को छोड़ के जो प्राइवेट जो बायर्स हैं वो भी उसको रिजेक्ट कर देंगे और किसान के पास कोई अल्टरनेटिव शायद नहीं रह पाएगा।
और उसके बावजूद अगर कुछ वो सुखा रहे हैं दिन रात, उसको अलग सूखी जगह अगर नहीं मिल रही है तो वो हाईवे पे, सड़कों के किनारे पे आ रहे हैं और उसको सुखा रहे हैं। और बहुत सारा 2-3 दिन सुखाने के बाद फिर वो लेके आते हैं और कई सारे प्रोसीजर्स से निकलना पड़ता है और वो एक टेंटर हुक पे रहते हैं कि पता नहीं इसका मॉइस्चर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। लगभग 180 गांव हैं जो बाढ़ के कहर से प्रभावित हुए हैं। 1193 गांव के खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। जहां तक क्षति का आकलन है, टीमें लगभग 100 से अधिक जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर लगाई गई है। जनपद में 1193 गांव हैं, पर लगभग काफी गांवों में अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। जहां तक क्षति का आकलन है, टीमें लगभग 100 से अधिक जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर टीमें लगाई गई हैं और प्रथम दृष्टया लगता है कि किसानों का काफी धानों की क्षति हुई है, जिसमें सभी अधिकारियों का है कि 1 हफ्ते में कार्य पूर्ण कर जो वास्तविक क्षति हुई हो, ऐसा कोई भी कृषक न छूटे जिसको सरकार के द्वारा दी जाने वाली अहैतुक सहायता से वो वंचित रह सके। अभी वर्तमान में सरकार का 17% का पैमाना है और अगर सरकार इसमें कुछ ढिलाई देती है, उसी मानकों पे जो सरकार का मानक रहेगा कृषकों से लिया जाएगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सरकार की निगाह है। किसान सरकार की ओर मुआवजे की आस से टकटकी लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि बारिश की मार और फसलों की बर्बादी झेल रहे इन किसानों को सरकार कितनी और क्या सहायता देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री का दौरा है और सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं थी उस समय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पीएम केयर से जो सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई, उसके कारण उत्तर प्रदेश ने न केवल सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 60 लैब्स की स्थापना करके कोविड जांच की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ बढ़ा करके उत्तर प्रदेश वर्तमान में प्रतिदिन 4 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व के कारण और भारत सरकार के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। सेकेंड वेव के दौरान हम सब ने देखा, ये केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी ये सब देखने को मिला कि जहां भी सेकेंड वेव आई, ऑक्सीजन की क्राइसिस वहां पे देखने को मिली थी। लेकिन दुनिया के अंदर संभवतः भारत पहला देश होगा जिसने आने वाले उन खतरों के बारे में और थर्ड वेव के बारे में जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की जा रही थी, ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और आज उत्तर प्रदेश 500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अब तक स्थापित कर चुका है और पूरे देश के अंदर भी जिस तेजी के साथ इस दिशा में कार्य हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्यक्रम भारत की और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए यह तो एक अमृत के समान है कि यहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी आए हैं। काशी को बदलते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा है। काशी के प्रति आत्मीयता, काशी के विकास और काशी की धरोहर के संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य रहा है उससे हर व्यक्ति परिचित है। आज लगभग 5100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें काशी की चाहे रिंग रोड हो, काशी के जोड़ने वाले हाईवे को या यहां के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाएं,
वाटरवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की पर्यटन से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की रेलवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं और काशी के साथ साथ उन सभी परियोजनाओं के साथ जिससे यहां के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और काशी को काशी के रूप में स्थापित करके उसको नए कलेवर के रूप में विश्व क्षितिज के सामने प्रस्तुत किया जा सके, इस दिशा से सभी परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। न केवल इससे काशीवासी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले वे सभी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। आज के इस अवसर पर जब दीपावली के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है और काशी वासियों को इतनी बड़ी सौगात के साथ इस उपहार को आज वे प्रदान कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जन कदमों के साधक, काशी का, भारत का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज पुनः काशी वासियों को अनेक विकास परियोजनाओं की नई नई सौगात प्रदान करने के लिए पधारे हैं। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है। तो आइए पहले एक लघु फिल्म के माध्यम से काशी की प्रगति में नए सौंदर्य भरने वाली इन परियोजनाओं की एक झलक लघु फिल्म के माध्यम से हम सभी देखते हैं। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी में गंगा के समानांतर विकास की अविरल धारा प्रवाहमान है। काशी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से अब काशी का स्वरूप बदलने लगा है। प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से काशी में अब तक 9400 करोड़ से अधिक की लगभग 1000 परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। काशी में चतुर्दिक विकास के लिए हवाई अड्डे के उन्नयन से लेकर राजमार्गों, सेतु, जलीय परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक उत्थान की कई परियोजनाओं का लाभ काशी वासियों को मिल रहा है। विकास यात्रा की इस श्रृंखला में आज 5000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं। 4585